न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इसके अंतर्गत हमें 3 टर्म्स को समझना है स्टूडेंट्स। ये 3 टर्म्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, लिबरलाइज करने का मतलब होता है उदारवादी। लिबरलाइजेशन मतलब उदारवादी अर्थव्यवस्था से हमारा यहाँ मतलब है। उदारवादी मतलब चीज़ों में हम बहुत रिलैक्स हों, बहुत सुलझे हुए हों, सुलझी हुई नीतियाँ हों, इसे बोलते हैं लिबरलाइज्ड इकॉनमी। 1991 के पहले हमारी इकॉनमी लिबरलाइज्ड नहीं थी। 1991 के पहले हमारी इकॉनमी में बहुत सारे बाइंडिंग्स थे, बहुत सारे ऐसे नियम थे जिसके वजह से बिजनेसेस को शुरू करना, बिजनेसेस को ऑपरेट करना प्राइवेट कंपनीज़ के लिए बहुत आसान नहीं हुआ करता था। अब हम इस चीज़ को पहले फीचर से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये बात थी कि आपको कोई बिज़नेस करने के लिए लाइसेंस लेना होता था। तो एबोलिशन ऑफ लाइसेंसेस एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ बिजनेसेस को छोड़ के बाकी ज़्यादातर बिजनेसेस में ये लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस और रूल्स थे, उसको समाप्त किया गया, एबॉलिश किया गया। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन और ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस की एक्टिविटीज़ को करने के लिए ऐसा नहीं था कि आपको पूरे देश में ही एक्टिविटीज़ आप करेंगे तभी जाके आपको उसके लिए परमिट किया जाएगा, या ऐसा भी नहीं था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया है कि हम एक स्टेट में ही बिज़नेस करेंगे, या फिर किसी ने यूँ डिसाइड किया है कि हम एक स्टेट के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही बिज़नेस करेंगे, तो ये भी अलाउड था। अब ये हो जाने के बाद एक नया हमारे यहाँ प्रैक्टिस एक नई शुरू हुई, जबकि हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ बहुत सारी उन्होंने बिज़नेस करना शुरू किया। हालांकि हम लोग तो इसके इफ़ेक्ट्स को पढ़ेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं छोड़ा गया कि कौन कहाँ कितने दूर में बिज़नेस करेगा। कोई अपना बिज़नेस बहुत बड़ा करना, एक्सपैंड करना चाहता है तो उसका प्रोविज़न भी रखा गया, और कोई बिज़नेस को कॉन्ट्रैक्ट करके स्मॉल स्केल पे चलाना चाहे तो उसका प्रोविज़न भी रखा गया। यहाँ दूसरे पॉइंट से ये समझना है हमें। तीसरे पॉइंट को समझ लेते हैं, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकॉनमी। इकॉनमी को, अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से सरकार ने पकड़ा हुआ था 1991 के पहले, तो ये डिसाइड किया गया कि इसको इस तरीके से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा और मैं सजेस्ट करूँगा कि 1991 में हमारे देश के हालात क्या थे, इसको आपको स्टडी करना चाहिए थोड़ा और डिटेल में जाके। 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी। हमारे यहाँ बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज तो बहुत ही कम था, साथ ही साथ एक अवस्था ऐसी भी आई थी जबकि देश में बहुत कम जिसको बोल सकते हैं कि हमारे खजाने में पैसे थे, तो हमें जो क्रूड ऑयल चाहिए उसको ख़रीदने के लिए भी पैसे हमारे पास नहीं बचे हुए थे। ऐसे 2 कम से कम ओकेशंस ज़रूर आए जबकि गवर्नमेंट को बहुत सारा सोना जो है वो रखना पड़ गया था, और वो रखने के बाद फिर हमें करेंसी मिल पाई थी। तो इस पूरी हिस्ट्री को भी आप अलग से ज़रूर स्टडी करें इस सेक्शन को पढ़ते हुए। तो रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स, और ये तब ज़रूरत पड़ी कि हम नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आएँ, और ये नए रिफॉर्म्स के बाद ही हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू हुए। तब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये, जो कि उस समय वित्त मंत्री थे, और उनका एक काफ़ी बड़ा रोल माना जाता है इस अर्थव्यवस्था को सुधारने में और इस आर्थिक नीति को लागू करवाने में। तो ये ज़रूर आप लोग थोड़ा सा इसको अलग से स्टडी करेंगे, इसकी हिस्ट्री को। तो अननेसेसरी टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया जाता है, और इनके रिडक्शन के साथ ही इकॉनमी हमारी ओपन होती है, ओपन अप होती है दूसरे बिजनेसेस के लिए। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, लिबरल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब है, लिबरल की बात अगर हम यहाँ बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि 91 के पहले जो इकॉनमिक पॉलिसी थी उसमें इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी लगाई जाती थी, और एक्सपोर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इनकरेज नहीं किया हुआ था। तो हम लोगों ने इसको लिबरलाइज़ किया, ड्यूटीज़ में कटौती की, दोनों में, इंपोर्ट में और
एक्सपोर्ट में। इससे क्या हुआ होगा इसको हम लोग आगे देखेंगे कि इसके अच्छे इफेक्ट्स क्या आए होंगे। ईजी एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। अब हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाया, यानी कि हमने फॉरेन कंपनीज के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया, ओपन अप कर दिया, और इस तरीके से हमारे यहाँ फॉरेन कैपिटल आसानी से आ सके। लोगों को बहुत कंपनीज को बहुत इनकरेज किया जाने लगा कि कंपनीज आएँ और आसानी के साथ वेरी इजी एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के साथ अपने बिजनेस को शुरू करें। ये लिबरलाइजेशन का हमने पॉइंट देखा, फिफ्थ पॉइंट। अगला पॉइंट है फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देश में कहीं पे भी किसी को कोई अपना गुड्स सेल करना हो, सर्विसेज रेंडर करनी हो, तो इसके लिए इकोनॉमिक जो व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें रूल्स इस तरीके से प्रोविजंस लाए गए जिससे कि ये करना आसान हो जाए। और फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंपनीज को ये इजाज़त दी गई जिससे कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस खुद फिक्स कर सकें। तो ये तो काफ़ी अच्छा है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के। ये सारे पॉइंट्स हम लोग समझ सकते हैं कि हमने उदारवादी व्यवस्था बनाई तो किस तरीके से बनाई। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम प्राइवेटाइजेशन के फीचर्स को समझते हैं कि इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन लाने से क्या हुआ। आइए स्टूडेंट्स इस सेक्शन में प्राइवेटाइजेशन को समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या? टू बिकम प्राइवेट मीन्स प्राइवेट बन जाने का मतलब ये है कि सरकार ने ये फैसला किया 91 में कि अब गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट करेगी। गवर्नमेंट का काम है एडमिनिस्ट्रेट करना, प्रशासन को चलाना, नीतियाँ बनाना। गवर्नमेंट ने जो वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ था जो कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दे रही थी, उन्होंने ये तय किया कि अब वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी जो गवर्नमेंट ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था उसको वापस निकालेंगे। और इसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। कुछ एक सेक्टर्स में तो अभी भी गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन बहुत हद तक 91 के बाद पब्लिक सेक्टर से गवर्नमेंट ने अपना पैसा निकालना शुरू किया और उन्होंने जो शेयर्स हैं, जो स्टेक है, वो प्राइवेट कंपनीज़ को देना शुरू किया। इसमें उन्होंने एक सिस्टम ये डेवलप किया, एक रूल लाया गया जिसमें कि ये कहा गया कि अगर स्टेक एक प्राइवेट प्लेयर का 51% हो जाता है किसी एक कंपनी में, तो ओनरशिप जो है वो प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी फिर से इसको समझने की ज़रूरत है। एक कंपनी के अगर 51% शेयर्स किसी प्राइवेट कंपनी के पास हों, तो जिसके पास भी हो वो पूरे मैनेजमेंट पे कंट्रोल उसी कंपनी का होगा। तो इसमें सरकारी और गैर सरकारी का जो फ़र्क था उसको हटा दिया गया। इसी को स्टूडेंट्स प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने तय किया कि अब पूरी तरीके से वो लोग जो सरकारी कंपनियां हैं, जो विभिन्न तरह के कार्यों में लगी हुई थी, उसमें से सरकार अपना पैसा वापस निकाले और प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इनकरेज करे और अलाउ करे कि वो इन सेक्टर्स में एंट्री करें और इन सेक्टर्स में वो बिज़नेस करें। तो पहला था डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। इससे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट था वो बाहर आ सका। तो इकॉनमी में काफ़ी गवर्नमेंट का ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो रुपया है वो इकॉनमी में वापस लौट पाया। दूसरा पॉइंट ये हुआ सेटिंग अप ऑफ BIFR। एक बोर्ड ही बनाया गया, BIFR जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पुनर्निर्माण, दोबारा से उसको बनाना। और किसको बनाना? जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं और जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उनकी स्टडी करना कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिक हो गई हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रही थी, उनको देख के स्टडी करके और फिर उनको रिकंस्ट्रक्ट करना। रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब यहाँ क्या है? रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब है कि क्या उसमें डिसइन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या गवर्नमेंट को अपना जो पूंजी उन्होंने लगाई हुई है वो वापस निकाल लेनी चाहिए।
तो इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। पूंजी निकालनी चाहिए तो कितनी पूंजी निकाल लेनी चाहिए और कितनी ओनरशिप रखनी चाहिए, कितना शेयर उसमें रखना चाहिए। तो ये एक बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड का काम ही था स्टडी करना और सिख इंडस्ट्रीज़ का पता लगा के उनको या तो नए तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना, यानी कि उनकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना। और थर्ड पॉइंट तो हम लोगों ने बताया, डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो अपना स्टेक रखा हुआ था विभिन्न सरकारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ में, वहाँ से अपने स्टेक को कम करना, डाइल्यूट करना और बाकी स्टेक को प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसफ़र करना। तो ये प्राइवेटाइजेशन का अर्थ है। जबकि हमारे देश में वैसी कंपनीज जो सरकारी ना हो और वो बिज़नेस में आए, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी हिस्सेदारी लें और बिज़नेस को करें। तो मैं अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ा। हम लोगों को अभी फ़िलहाल ग्लोबलाइजेशन को भी इसी सेक्शन में हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज़। दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं, दुनिया की जो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन सभी अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ देना। हमारे देश की इकोनॉमी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम लोग बाहर के कंपनीज़ के लिए, बाहर के देशों के लिए हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन अप नहीं किया हुआ था। 91 की नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो आती है, उसमें हमने ये किया कि हमने अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की दूसरी सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए ओपन अप कर दिया। ये कैसे हो सका? इसको करने के लिए हम लोगों ने ये किया कि इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर के जो कंट्रीज से गुड्स हमारे देश में लाए जाते थे, तो आयात किए जा रहे जितने भी गुड्स थे उसके ऊपर हम लोगों ने पहले इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई थी। ये इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए ही लगाई हुई थी क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे देश के ही गुड्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाएं। तो यानी इंपोर्ट के ऊपर हमारी पॉलिसी बहुत इनकरेजिंग नहीं थी, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा थी। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन लाया गया। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन का मतलब है कि बाहर से आने वाले गुड्स के ऊपर ड्यूटीज़ को काफ़ी कम किया गया। दूसरा पॉइंट इसके साथ जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा था, इसको बदला गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को बदल के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किया गया। तो इससे काफ़ी हमारे आर्थिक नीति के बदलाव को समझा जा सकता है कि हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज को एनकरेज करने वाले एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब हमारे यहाँ हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन हो, विदेशी मुद्रा का लेन देन देश में बढ़े। ये कब बढ़ेगा? जब बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस कब बढ़ेगा? जब हमारी अर्थव्यवस्था लिबरल होगी। तो हमारे अब 91 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बाद देश में सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। ये तो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। अब टैरिफ स्ट्रक्चर को रैशनलाइज किया जाना। किसी भी चीज़ को जब आप रैशनलाइज करते हैं तो क्या होता है? रैशनलाइज का मतलब ही है कि आपने ये मान लिया कि चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। रैशनल करना मतलब जितना टैरिफ लिया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, इसका मतलब है कि पहले ज़्यादा टैरिफ लिया जा रहा था और फिर अब जाके टैरिफ को फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया, रैशनलाइज किया गया, यानी कि एक किफ़ायती दर पे एक जो मुनासिब टैरिफ लिया जाना चाहिए, टैक्स के रूप में लें, अलग अलग टैक्सेस के रूप में जो गवर्नमेंट लेती है कंपनीज से, या अलग अलग टाइप की जो फीस ली जाती है इन टर्म्स ऑफ चालान एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ों को रैशनलाइज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब हमारे देश के जो व्यापारी थे वो विदेशों में बिना किसी ड्यूटी के ही अपना गुड भेज सकें, ये व्यवस्था भी लाई गई। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, और इंपोर्ट ड्यूटी में हम लोगों ने काफ़ी कमी की। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के क्या इम्पैक्ट्स हुए, अब हम इस सेक्शन में इसको समझते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट्स हमारे इकोनॉमी में किस तरीके से आए उसको देखते हैं। इकोनॉमी में पहला इम्पैक्ट हुआ इंक्रीज्ड कंपटीशन। इसके पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी बाहर के कंपनीज़ के लिए बंद थी, बाहर के इकोनॉमीज़ के लिए बंद थी।
तो हम लोग आज़ादी के बाद से लेकर 90s तक स्वदेशी की बात करते रहे। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा दिया, लेकिन इसके इम्पैक्ट में स्टूडेंट्स ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाया। हमारे देश में एक समय ऐसा भी आया कि जबकि पब्लिक सेक्टर बुरी तरीके से फेल हुआ। फेल क्यों हुआ इसे तो अब हम समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर हुआ कि जब एक जो डर पहले से था कि अगर हम लोगों ने अपनी इकॉनमी को विदेशी इकॉनमीज़ के लिए, फॉरेन इकॉनमीज़ के लिए ओपन अप किया तो हमारे यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा और फिर से एक बार कहीं हम गुलामी की तरफ ना चले जाएं। ये एक जो हमारी मानसिकता थी, इस मानसिकता के कारण से ही हम लोगों ने इकॉनमीज़ को अभी तक ओपन अप नहीं किया था। अब उसका परिणाम ये हुआ था कि हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी है, पब्लिक सेक्टर की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो चुकी थी। हम लोगों ने पीछे के एग्जाम्पल में आपको बताया था कि हमारे देश में HMT ट्रैक्टर्स बनाए जा रहे थे और आप इसको जानते होंगे, जान सकते हैं। अब एक ट्रैक्टर के प्रोडक्शन की कॉस्ट काफ़ी थी, ये गवर्नमेंट ओन कंपनी थी, तो इस वजह से लोग काम बहुत ही आराम से करते थे, बहुत आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे बनाते थे। एक ट्रैक्टर की प्रोडक्शन कॉस्ट इस वजह से काफ़ी बढ़ जाया करती थी। अगर किसी को ट्रैक्टर्स खरीदना हो तो हमारे यहाँ वेटिंग भी थी, तो किसानों को ये प्रोडक्ट्स उपलब्ध भी नहीं थे। इस वजह से हमारे देश में एग्रीकल्चर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी। अब जब प्राइवेट कंपनीज़ को इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद आने की इजाज़त मिली तो ट्रैक्टर्स के मार्केट में ऑलरेडी देखा गया कि काफ़ी ग्रोथ हुई, टेक्नोलॉजी में भी कीमतें भी कम हुई कंपटीशन के कारण, क्योंकि एक कंपनी नहीं बना रही थी। अब पीछे के अगर आप कंडीशन को देखें तो वहाँ सिर्फ एक कंपनी को ही ट्रैक्टर बनाने के लिए कहा गया हुआ था। वो एक कंपनी बनाती थी, मन मर्जी के हिसाब से बनाती थी। तो ये पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे जितने भी उस समय लोग थे, चूँकि कंपटीशन था ही नहीं, इसलिए डिलीवरेबल्स उनके बहुत ही आराम से थे। ऐसा कुछ उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। हमारे यहाँ इकॉनमी में कंपटीशन बढ़ी, इसका अनुमान पहले से ही था, इसीलिए इसको ओपन अप ही किया गया था कि कंपटीशन को बढ़ाएं। कंपटीशन बढ़ना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। कंपटीशन के बढ़ने के वजह से मैनेजरियल रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट्स की लाइन में डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ा। BHEL ने भी अपने प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन वो ले आई और बाकी जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, यानी ढेर सारे प्रोडक्ट अपने लाइन में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। इसके लिए बहुत R&D हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम शुरू हुए, तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी से बढ़ी। दूसरी बात ये हुई कि हमारे देश में जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो लोग काफ़ी डिमांडिंग हो गए, क्योंकि लोगों को तरह तरह के अब प्रोडक्ट्स के बीच से चुनने का अवसर मिलने लगा, जो कि पहले नहीं था। तो जब ये अवसर उनको प्राप्त होने शुरू हुए तो इसके बाद से हर एक सेगमेंट में लोगों के पास अब ज़्यादा ऑप्शंस थे, तो लोगों ने और ज़्यादा की डिमांड करनी शुरू की। तो धीरे धीरे ये हमारी जो इकॉनमी है, हमारा जो बिज़नेस मार्केट है, वो आप यूँ समझें कि वो कस्टमर ओरिएंटेड, कंज्यूमर ओरिएंटेड बनता चला गया नई इकॉनमिक पॉलिसी के बाद। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अब उस टाइम में टेलीविज़न के मार्केट की अगर एग्जांपल लें तो ब्लैक एंड वाइट से कलर में तो पहले से ही शिफ्ट होना शुरू हो चुका था। अब कलर टेलीविज़न में भी कई तरह के वर्जन्स आने लगे हैं, कई तरह की कंपनीज, वीडियोकॉन काफ़ी निकल के सामने आई ये कंपनी, और इसने काफ़ी तरह के टेलीविज़न्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू किया। कस्टमर्स को बहुत तरह के वेरिएशंस मिलने शुरू हुए। तो ये संभव हो सका नई इकॉनमिक पॉलिसी आने के बाद। तो कई तरह के होम अप्लायंसेस अब धीरे धीरे लोगों को उपलब्ध होने शुरू हो गए थे। तो टेक्नोलॉजी में लगातार, मतलब साल दर साल एक मॉडल आया टेलीविज़न का, एक मॉडल वॉशिंग मशीन का आया, तुरंत थोड़े ही समय के बाद दूसरा मॉडल, कोई बोल रहा है फ्लैट स्क्रीन, तो ये स्क्रीन, वो कॉम्बिनेशन, ये साउंड, दुनिया भर की चीज़ें टेक्नोलॉजी में सामने आने लगी। अब
ये तब से लेके अब तक लगातार इसमें बदलाव होते ही जा रहे हैं और होते आगे भी होते रहेंगे। चेंज बिकेम नेसेसिटी। अब या तो कंपनीज की बात कर लें या लोगों की बात कर लें, सभी के लिए ये तय हो गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, उसमें काम कर रहे लोगों को बदलाव करना पड़ेगा, अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा और सभी प्रोसेसेस में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए हो गई बिकॉज देयर वाज इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। इतना ज़्यादा इकॉनमी में कंपटीशन बढ़ गया, इतनी ज़्यादा चेंजेस अचानक से होनी शुरू हो गई, चूँकि ढेर सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आ गए, तो अब चेंज ज़रूरी था और ये चेंज, दिस चेंज वाज फॉर समथिंग गुड, ये चेंज अच्छे के लिए ही था। इसके वजह से क्या हुआ, कंपनीज को जॉइंट वेंचर्स उन्होंने करना शुरू किया। हमारे यहाँ इकॉनमी तो लिबरलाइज हो चुकी थी, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो ऑलरेडी आ ही रहे थे और अब हमारे देश की कंपनियों को ये लगा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, तो टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने फॉरेन जो कंपनीज थे उनके साथ कोलैबोरेट किया, जॉइंट वेंचर्स बनाए, तो टेक्नोलॉजी उन्हें वहाँ से मिलने लगी और विदेशी कंपनियों को इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने हमारे देश की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया। इसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसकी वजह से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी जनरेट हुई और सैलरीज भी लोगों की अच्छी होने लगी, क्योंकि जॉइंट वेंचर्स हुए, ढेर सारी कंपनीज ने ऑपरेट करना शुरू किया। पहले हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर क्या था, बैंक सारे हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर ओन थे, तो सरकारी बैंक थे। अब जबकि गैर सरकारी बैंक्स हो गए, गैर सरकारी इंश्योरेंस की कंपनीज हो गई, गैर सरकारी टेलीफोन की कंपनीज हो गई, यानी मोबाइल कंपनीज, तो इन सभी गैर सरकारी कंपनीज के कारण ढेर सारी जॉब्स जनरेट हुई और ये जॉब्स भी जनरेट हुई, सैलरीज भी अच्छी हुई, इकॉनमी में पैसा काफ़ी, ट्रांजैक्शंस काफ़ी शुरू हुए, तो इकॉनमी भी काफ़ी, बिजनेस इन्वायरमेंट ही हमारा काफ़ी बेटर हो गया। अब बात की जाने लगी हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की और डेवलपमेंट की, जो अब तक कहीं बहुत चर्चा में ये क्षेत्र नहीं था, लोग यूं ही काम कर रहे थे। अब यहाँ बात होने लगी कि मैनेजमेंट के बेटर मैनेजमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, उनकी ट्रेनिंग करना, ये इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र हुआ जहाँ पे कि काफ़ी काम किया जाने लगा। मार्केट ओरिएंटेशन पूरी तरीके से अब बदल चुका था। मार्केट ओरिएंटेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को बेटर करना, सिर्फ प्रोड्यूस कर देने से काम नहीं चलने वाला था। अब उसी कंपनी को मार्केट में सस्टेन वही कंपनी कर सकती थी जिसने लगातार रिसर्च डेवलपमेंट करके अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को बेटर बनाने का काम किया। तो मार्केट ओरिएंटेशन अब सर्विस रिलेटेड था। 24 मल्टीप्लाइड बाई 7 कस्टमर केयर सेंटर्स चलने लगे और कस्टमर्स को सर्विस दी जाने लगी। तो इस तरीके से मार्केट के ओरिएंटेशन में, जहाँ पे पहले ये था कि आपको चीज़ें खरीदने के लिए नंबर लगाना पड़ेगा, अब कंज्यूमर के पास दुनिया भर के ऑप्शंस थे और साथ में बेटर सर्विसेज थी, वो भी कम कीमत पे। तो ये मार्केट ओरिएंटेशन को इन फैक्टर्स के साथ स्टूडेंट्स हम समझ सकते हैं। लेस बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब सरकार का ध्यान पब्लिक सेक्टर के ऊपर कम था। सरकार को ये बात समझ में आ चुकी थी कि पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं दे रहा है, तो जो बजटरी सपोर्ट हुआ वो पब्लिक सेक्टर को कम किया जाने लगा। साल दर साल इसमें कमी आती गई। एक्सपोर्ट बिकेम अ मोड ऑफ सर्वाइवल फॉर कंपनीज, रीज़न बीइंग इंडियन कंपनीज they very well understood कि foreign companies are coming to India, so they also need to expand their business to other countries। तो हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज ने, वो चाहे टायर बनाने वाली सीएट कंपनी हो, रिलायंस हो, वीडियोकॉन हो, दुनिया भर की कंपनीज ने अपने एक्सपोर्ट्स डिविजन्स की शुरुआत की और यहाँ से प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्रीज़ में भेजना शुरू किया।
और टेलीकॉम में आप एयरटेल देख लीजिए, सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को एक्सपोर्ट करना ही होगा। सो एक्सपोर्ट बिकेम अ मोड ऑफ सर्वाइवल। कंपनीज़ को सस्टेन करने के लिए एक्सपोर्ट। इससे स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमारे कंपनीज़ की ना सिर्फ आमदनी बढ़ी, हमारे देश में फॉरेन करेंसी भी बढ़ने लगी, क्योंकि ये कंपनीज़ विदेशों में जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो इनको फॉरेन करेंसी के रूप में पेमेंट्स मिलना शुरू हुआ, और फिर उसके वजह से हमारी फॉरेन करेंसी अच्छी हुई, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो हम लोग यूज़ कर ही रहे थे। एक और जो चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ब्रांड बिल्डिंग की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि मार्केट ओरिएंटेशन अब चेंज कर चुका था, तो ब्रांड बिल्डिंग, गुडविल जनरेट करना, अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की प्रचार, उसका एडवर्टीज़मेंट करना, तो इससे एक नए इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। एडवर्टीज़मेंट्स जो पहले से भी था, लेकिन उसमें बहुत क्रिएटिविटी, बहुत इनोवेशन, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री निकल के सामने आई, क्योंकि ढेर सारी जब कंपनीज़ हमारे यहाँ ऑपरेट करने लगी थी, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा था, तो मार्केट में कंपटीशन के बढ़ जाने के बाद से अब सबकी प्रायोरिटी थी कि अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अब कस्टमर को सेलेक्ट करना था, जिस मार्केट ओरिएंटेशन की हम लोगों ने बात की। देयर वर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, और ये सब चीज़ें जब शुरुआती दौर में हुई थी, तो ये एक बहुत ही सुखद अनुभव था हमारे देश के सभी लोगों के लिए। 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीन टर्म्स की बात की गई। लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण, उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत इकॉनमी में आप फॉरेन कंपनीज़ को इनकरेज करते हैं कि वो आपके देश में आएँ और आके अपने बिजनेसेस को शुरू करें। इसमें लाइसेंसिंग को इजी किया जाता है, समाप्त किया जाता है। प्रोसीडियर्स बिजनेस शुरू करने के उनको आसान बनाया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देश के अंदर किस तरीके से बढ़ाया जाए, फॉरेन कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेकर के देश में आने का निमंत्रण दिया जाए, उनको इनकरेज किया जाए। हमारे देश की जो कंपनीज़ हैं वो फॉरेन कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर्स बनाएं, कोलैबोरेट करें। इसका बड़ा लाभ ये कि हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स कम कीमतों पे लोगों को उपलब्ध हों, साथ साथ देश में एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट हों और लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़े, हमारा जीडीपी बढ़े। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी। जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, तब के हमारे इकोनॉमिस्ट, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनको कि बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त हुआ, उन्होंने जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी डिज़ाइन की, जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाए, वो कभी ना भूले जा सकने वाले परिवर्तन हैं। इसका काफ़ी लाभ हुआ। उसी इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम आज भी चल रहे हैं और हमारी इकोनॉमी लगातार बेहतर होती चली गई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जब देश में सिर्फ सरकारी कंपनियां ही थी, सरकारी बैंक्स थे, इंश्योरेंस की कंपनीज भी सरकारी ही थी, ऑटोमोबाइल में भी बहुत कम प्राइवेट प्लेयर्स आपको दिखाई देते थे। ये सारी चीज़ों में प्राइवेट कंपनीज़ को बढ़ावा दिया जाना, उनको इनकरेज किया जाना, बिज़नेस को स्टार्ट करना उनके लिए आसान बनाया जाना, और गुड्स एंड सर्विसेज की पूरे देश में मूवमेंट अलाउ किया जाना, इन सभी को अलाउ करने के बाद हमारे देश में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, और इससे भी बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई, बिज़नेस के मौके इवॉल्व हुए, लोगों की इनकम इससे बढ़ी, और एक तरह की जो पहले जॉब्स की बहुत कमी थी देश में, सिर्फ सरकारी जॉब्स से नहीं तो कुछ नहीं था, तो वो एक नया पूरा सेक्टर इवॉल्व हो गया है, प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों के लिए इवॉल्व हुई। तो इसके बाद हमारे देश में एक और भी बहुत अच्छी चीज़ आई, लोगों के मानसिकता में बदलाव।
इसलिए क्योंकि लोगों के मानसिकता में बदलाव तब होता है जबकि उनके सामने कोई आर्थिक ज़रूरत या आर्थिक मौका दिखाई देता है। तो ये एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट लोगों को, इंडिविजुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट में दिखाई देने लगा, जबकि उन्हें ये लगा कि अगर हम काम करेंगे तो अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। तो जब अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को सामने दिखाई देनी शुरू हुई तो हमारे देश का जो युवा है उसने बहुत सारे छोटे छोटे रोजगार और धंधे शुरू किए। इससे मानसिकता पे काफ़ी फ़र्क पड़ा और ये जो मानसिकता में फ़र्क आया ये एक बहुत ही अच्छा फ़र्क आया सोसाइटी, इस ओवरऑल सोसाइटी में एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड सोसाइटी ने लिया। तो स्टूडेंट्स इसे भी प्राइवेटाइजेशन के साथ जोड़ के समझने की ज़रूरत है। ग्लोबलाइजेशन की जहाँ तक बात करें, इसके पहले जो 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले जो एक मानसिकता थी स्वदेशी की, वो मानसिकता के साथ हम चल नहीं पा रहे थे ठीक तरीके से। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि अब हम कॉम्पीट करेंगे, वी विल कॉम्पीट विद द वर्ल्ड, और नई इकोनॉमिक पॉलिसी को इस लाइट में समझने की भी ज़रूरत है। जबकि हमारी जो देश की कंपनीज़ हैं, हमारी कंट्री की जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने ये देखना है कि नहीं, हम अपनी एफिशिएंसी को किस तरीके से बढ़ाएं, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे हम ले जाएं, जहाँ पे कि हम कॉम्पीट कर सकें। तो ये कॉम्पीट करने की जो टेंडेंसी है नहीं आई होती अगर हम ग्लोबलाइज्ड नहीं होते। तो नाउ दैट वी आर ग्लोबलाइज्ड, आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बीइंग यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, this gives us the confidence that we can design, we can produce such products which qualify the global standards, and we can render services, we can do the joint ventures, and this has given us not only opportunities but as a nation also we are proud that we have a global presence which is being acknowledged across all the economies of the world. Thank you, students.